वंदे मातरम 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 2 चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। तीसरे चरण के 16 जिलों जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 20 फरवरी को होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान का सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। तीसरे चरण में कुल मिलाकर 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण की 59 सीटों में 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह बताया है कि बीते 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक तीसरे चरण में कुल मिलाकर 2,15,75,430 मतदाता है। वहीं फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले 2 चरणों के मतदान में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सीटें रहेंगी। उन्होंने कहा कि शिकोहाबाद वालों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी के बबीना में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से शुरू की थी। तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे देंगे। अब वो एक्सप्रेसवे पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए कि सपा सरकार में यहाँ अवैध कट्टे बनते थे, यहाँ अराजकता थी, तो दिग्गज पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार भी किया जा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर आपने देखी होगी। करहल में मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए, और 2019 के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव प्रचार के लिए उतरे हैं और ज्यादा तो नहीं कुछ बोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि अखिलेश को बहुमत से यहां पर जिताएं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। एसपी सिंह बघेल के लिए जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे और एसपी सिंह बघेल के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से वोटों की अपील की। देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। 2 नंबर से देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों ने समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाई। और कांग्रेस की सरकार चलती थी तब आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया भारत में घुस जाते थे, तो भारत में घुस जाते और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए पहला चरण, दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है, बारी तीसरे चरण की है और ऐसे में पहला चरण रहा यहाँ पर जाट लैंड के लिए, दूसरा चरण रहा मुस्लिम लैंड था, लेकिन तीसरा चरण यादव लैंड। ऐसे में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और आज हमने देख भी लिया करहल में किस तरीके से एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। देखिए दीपिका, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो चुनावी गणित है वो ये बताता है कि जो यादव लैंड है, ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, यहाँ पर सिर्फ यादव ही नहीं, यहाँ पर करीब करीब सभी जातियों का मिक्सअप है। सभी जातियां जो है हाई लेवल पे हैं। सिर्फ अगर हम मैनपुरी करहल को छोड़ दें तो वहां पर उसको छोड़कर बाकी बहुत ज्यादा संख्या में यादव नहीं है। करीब करीब सभी जगहों पर मिक्सअप प्रजातियां हैं, जो मिक्सअप जातियां हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम देखें तो आज झांसी में मायावती ने भी एक बड़ी रैली की, अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ ने भी किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज करहल में अमित शाह
शाह ने जो है एक एक करके जो तीर छोड़े समाजवादी पार्टी अपने विपक्षी नेताओं पर, निश्चित रूप से बड़ी बात उन्होंने कही। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पक्ष में उनके पिता खुद करहल से जो है चुनाव प्रचार करते नजर आए। तो अब ये समझने की बात है कि चुनाव प्रचार करहल में करने की जरूरत क्या पड़ी, जब करहल में सुरक्षित सीट है, अखिलेश यादव वहां पे सुरक्षित मान के वहां से उन्होंने जो है नामांकन किया था, यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी वहां पे हावी होती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जो कुनबा है वो समाजवादी पार्टी का, वो उठकर करहल में गया है और करहल में जो है चुनाव प्रचार कर रहा है। तो अब ये स्पष्ट रूप से ये जो है स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो 2 चरण बीते हैं, तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आज करहल में खुद मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा अखिलेश सिंह यादव के लिए। बिल्कुल, और हमने देखा भी प्रदीप ये, लेकिन इसके अलावा अब देखिए देर से ही सही लेकिन मायावती की भी एंट्री होगी। बेशक आगरा से शुरुआत उन्होंने की, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से वो जनसभाएं कर रही हैं वो भी एक्टिव नजर आ रही हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करें, अपनी सरकार की उपलब्धियों को वो बता रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती भी कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सभी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से जो उनका वोट बैंक खिसक गया, उस वोट बैंक को एक बार फिर से साथ ले लिया जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मायावती जिस तरह से अब निकल रही है क्षेत्र में, हालांकि कोरोना काल में जब जो गाइडलाइन था निर्वाचन आयोग के अनुसार उसका उन्होंने पालन किया। अब वो तीसरे, चौथे, पांचवें हर एक चरण में उनकी जो है चुनावी रैली धमाकेदार होने वाली है। कहीं ना कहीं से जो बसपा के जो कोर वोटर हैं वो अब बसपा के साथ जुड़ना शुरू कर चुके हैं। बसपा का जो मूल वोटर है वो अब बहन मायावती के साथ है जुड़ने की कवाद में लग गया है। और यही कारण है कि मायावती ने भी अपने जो है लखनऊ को छोड़ के अब अन्य जगहों में अपनी रैली सार्वजनिक करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल प्रदीप, एक बात और देखेंगे और जो नोटिस की हो, क्योंकि पहले चरण में जो विषय हावी रहे उसके हिसाब से प्रचार किया गया, दूसरे चरण को हमने देखा, देखिए जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रचार की भाषा भी बदलती हुई नजर आ रही है। मुद्दे चरणों के हिसाब से ही नजर आने लगे हैं और वो जनसभाओं में, भाषण में सुनने को भी हर एक पार्टी की तरफ से मिल भी रहा है। अब तीसरा चरण है और तीसरा चरण यादव लैंड कहा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि सपा के गढ़ में सेंधमारी पूरी तरीके से कर ली जाए, एक तरफ तो कमल भी खिला लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में हारी थी उसको भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इसमें इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित हुई, जिस तरह से उसने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, गुंडा बनाम सुशासन का एक मुद्दा बनाया और उसको लेकर आगे बढ़ी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के अलावा जो समाजवादी पार्टी के अन्य वोटर हैं उनमें भी सेधमानी करने का काम कर रही है। और वो काम जो है अमित शाह ने खुद शुरू किया है और अमित शाह जो है निरंतर सभाओं को कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ जो तमाम ऐसे यादव लैंड है जहां पर सभाएं कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रदीप, और बेशक चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और जनसभाएं लगातार हर एक दिग्गज की तरफ से की जा रही हैं और ऐसे में हम देख भी रहे हैं, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार दौरे पर हैं। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी और बिहार विधानसभा पत्रिका का भी लोकार्पण किया। उन्होंने बिहार विधानमंडल के सदस्यों को भी संबोधित किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तमाम लोग भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार के दौरे पर हैं, संबोधित उन्होंने किया। प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन रहा। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की इस लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सख्त किया है, मजबूत किया है। हमने कई क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति की है। आज जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें और सशक्त करें। देश के अंदर संसद हो,
चाहे विधानमंडल हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इन संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त करें, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा रखें और जनता की समस्याओं को संवेदनशील के साथ रखकर इन संस्थाओं को हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था बनाने का काम करें का दिन है। तो बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी और बिहार विधानसभा पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया और विधान मंडल के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी को संबोधित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। तो बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस है, इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंचे। बिहार के दौरे पर हैं वो, कार्यक्रम में शामिल हुए, संबोधन हुआ और बिहार विधानमंडल के सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी इस मौके पर मौजूद रहे। हालांकि मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे इस कार्यक्रम में। उन्होंने बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी और बिहार विधानसभा पत्रिका का भी लोकार्पण किया। काफी खास रहा है ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम बातें कही। संबोधन उनका इस कार्यक्रम में हुआ। प्रबोधन कार्यक्रम था ये और प्रबोधन कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करते हुए नजर आए। और पटना से मेरे सहयोगी विवेक रंजन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम में? जी बिल्कुल दीपिका, जो बता दें कि जो विधानसभा का स्थापना दिवस था और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और भी जो नेता नहीं आए थे, जो विधायक नहीं है तो वो जुड़े हुए थे। ऐसे में बता दें कि उन मुख्यमंत्री साथ में और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उसमें एक खास की बात कर ली जाए तो बिहार में जो संसदीय बोर्ड के बिहार के इनके जेडीयू के संसदीय बोर्ड के कार्य मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि विधानसभा के शताब्दी समारोह जब था 100 बरस पूरे, तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति भी आए, तो उस समय अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया गया था लेकिन उस समय नहीं पहुंचे। उन्होंने गहरा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी पीड़ा को समझे और बिहार में अगर आप आ गए हैं तो बिहार में शराबबंदी का जो देख रहे हैं, बिहार में शराबबंदी का हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो पूर्णतः विफल है, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि स्पीकर महोदय इस पर विराम दे कि कब इस पे इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर जो न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका हमेशा से सवाल में खड़ा करते रहती है कि जेडीयू अपने मन से ही कानून बनाती है और जो कहीं भी कानून जब पास होता है, एक कानून का एक रास्ता है, संसद में कानून पास होता है, चाहे एक विधानसभा में, जब विधानसभा में शराबबंदी कानून पास हो गए दोनों आपसी सहमति दलों के बीच में, तब इस तरीके से क्यों हो रही है। ऐसे में लेकर उनकी बातों को मुख्यमंत्री ने दरकिनार करते हुए कहा कि ये सारे आगे देखना होगा किस तरीके से होगा। जी विवेक, इसके अलावा क्योंकि बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी का और साथ ही बिहार विधानसभा पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया, पत्रिका में क्या कुछ खास इंगित किया गया है, क्या कुछ बताया गया है, क्या विशेष है उसमें? जी बिल्कुल, जिसे नए सदस्य जो चुनकर आए हैं उन सारे सदस्यों को लेकर पत्रिका और जो डिजिटल को लेकर उन्होंने जोर डाला कि हमने शिमला से, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि हमने शिमला से इसका आगे के लिए रणनीति के लिए तैयार किए थे कि यहाँ के बाद जितने भी विधानमंडल और विधानसभा, सारे विधानमंडल में हम डिजिटल के जरिए लोगों के संवाद करेंगे, क्योंकि जब आपने देखा कि जब कोरोना की स्थिति था उस समय किस तरीके से चला विधानसभा के कार्रवाई चाहे लोकसभा के। जी विवेक, एक और सवाल आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष बिहार में कब तक रहेंगे, कितना दिवसीय उनका दौरा है, क्या आगे और भी कार्यक्रम रहेंगे उनके इसके अलावा? जी बिल्कुल, उनकी जो एक ही दिवसीय का दौरा था, सुबह 9:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, वो 6:40 में उनके फ्लाइट है, उनसे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो दौरा थे बिहार को लेकर, चाहे वो बहुत खास था, उनके जो आने के लेकर सारे लगे पटना एयरपोर्ट से लेकर जहां तक विधानसभा के जो गेट है वहां तक की पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई थी और पूरी तरीके से मुस्तैद थे, क्योंकि उनके साथ और उनके सचिव हैं वो लोग सारे लोग आए थे और बिहार के ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरे समेत चौथे चरण की समीक्षा करने के लिए बीजेपी राज्य मुख्यालय लखनऊ में बैठक करेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि शाम 7 बजे ये बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि अमित शाह अवध, बुंदेलखंड, कानपुर क्षेत्रों की समीक्षा इस बैठक में करेंगे और इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रवासी प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह इस दौरान चुनाव प्रबंधन और विधानसभा सीटों की भी समीक्षा करेंगे। देखिए, बूथ मजबूत का नारा पहले दिया गया था, बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, ये नारा था। लेकिन अब ऐसे में तीसरा और चौथा चरण है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे खास है तीसरा चरण, जो कि यादव लैंड कहा जा रहा है, जिसमें सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इन चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। और देखना होगा कि क्या इस बैठक में चर्चा होती है, कौन कौन से बिंदु रहेंगे विशेष तौर पर जिन पर बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद क्या रणनीति बनाई जाती है। तो वो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष को घेरा जा रहा है अमित शाह की तरफ से। लेकिन आज शाम 7 बजे का इंतजार रहेगा, जब बीजेपी मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। और इस बैठक की विशेषता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा होंगे, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब अहम प्रबंधन और अहम रणनीति बनाने के लिए आज बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने 17 में कमान संभाली थी और अब एक बार फिर से उन्होंने कमान अपने हाथों में ली है। और चरण से पहले, यानी कि तीसरा चरण है और चौथा चरण है, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। बेहद अहम बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी शाम 7 बजे करीब। तो तीसरे और चौथे चरण में क्या और रणनीति रहने वाली है, कौन कौन से विषय और उठाए जाएं जिससे जनता को आकर्षित कर लिया जाए और जनता के बीच माहौल कैसे बनाया जाए, इन सभी को लेकर और खास तौर पर रणनीति जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, तीसरा चरण, चौथा चरण आगे है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं आज शाम 7 बजे। कितनी विशेष ये बैठक होने वाली है और बताइएगा इस बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास है, कौन कौन और शामिल होगा इस बैठक में? बात करूं तो मैं अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे हूं और ये बैठक अन्य जो भी चरण बाकी हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं वो सभी रहेंगे और अगर हम देखें तो अनुराग ठाकुर भी रहेंगे। और इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि जो बचे हुए चरण हैं, जो आगे चुनाव हो, उसमें किस तरह से विपक्षी पार्टियों को धराशायी किया जाए, किस तरह से बूथ को मजबूत किया जाए और कैसे जो है जो बीजेपी के मूल वोटर हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले जो 2 चुनाव हुए उसमें जो वोटों का प्रतिशत रहा वो कम रहा, तो किस तरह से जो मूल वोटर हैं उनको घर से निकालकर बूथ स्तर तक लाया जाए, इन सब तमाम चीजों पर आज एक मंथन होना है। हालांकि अगर हम देखें तो अमित शाह चूंकि उत्तर प्रदेश की जमीन को समझते हैं, अमित शाह के एक बार निर्देशन में, उनके प्रभार में उत्तर प्रदेश चुनाव जीत चुका है, तो इसलिए अमित शाह को लगाया गया है और आज शाम को 7 बजे से ये बैठक शुरू होगी। 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी। बिल्कुल प्रदीप, उनके संरक्षण में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी और एक बार फिर से कमल खिलाने की पूरी तरीके से कोशिश है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह बैठक भी लेने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो शाम 7 बजे का इंतजार रहेगा गृह मंत्री अमित शाह जब बैठक करेंगे और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।